डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज के अंदर, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव बीन गिवन व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल। तो ये हम लोगों ने हमारी वीडियो क्लासेस के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इसीलिए मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट्स के गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो सॉरी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। तो यहां पर वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। यहां पर आपको फिनॉल देना है और वो फिनॉल जो है वो कैसा होना चाहिए? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पर आपका एक पार्ट तो फिनॉल हो ही गया, बराबर, फिनॉल हो गया, बराबर। अब यहां पर C7H8O में से C6H5OH निकाल दो, मतलब कि C6H6O निकाल दो। फिनॉल वही होता है ना। यहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है और इसमें से फिनॉल निकाल दो C6H6O, तो क्या बचेगा? CH2। कहने का मतलब कि गिवन कंपाउंड जो है ना वो क्रेसोल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर CH2 लगाओगे तो H पहले से ही और CH3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि गिवन कंपाउंड, चलो ये सबको हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कि C7H8O इज क्रेसोल। ये आपका क्रेसोल है। अब क्रेसोल का 3 आइसोमर्स जो पॉसिबल है उसको लिख देते हैं। यहां पर सबसे पहले तो फिनॉल लिख दो, फिनॉल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ग्रुप्स लगा दो। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्थो पे लगा रहा हूं, यहाँ पे पैरा पे लगा रहा हूं और यहाँ पर आपके मेटा पे लगा रहा हूं। तो ये 3 डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल है। यहां पर इनके स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बताने के लिए बोला है, तो IUPAC नेम लिख देंगे हम। ये 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। उसी लॉजिक से इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। और यहां पर इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल एंड 3 मिथाइल फिनॉल। ये इसके आइसोमर्स हुए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या पूछा है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसका आंसर पहले से ही इंक्लूड करके रखा है। While separating the mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which is steam volatile। हमको ऐसे आइसोमर के बारे में जानना है जो आपका स्टीम वॉलेटाइल है। तो देखो बच्चों, हमको पता है कि जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे, फिनॉल का नाइट्रेशन वीक HNO3 या डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, तो फिनॉल के नाइट्रेशन से हमको 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। पहला जो है ना वो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और दूसरा जो आइसोमर मिलता है वो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो H बॉन्डिंग बनता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यू कैन सी
कि यहां पर आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। आई एम सॉरी, यहां पर अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड मतलब इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। और अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो वहां पर आपका इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। अब हमने समझा हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से वीक होता है। इसीलिए क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पैरानाइट्रोफिनॉल से। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल होगा, वो बहुत ही आसानी से इवापोरेट होकर के या डिस्टिल होकर के बाहर आ जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो इजीली यहां पर इवापोरेट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको बोला है कि हमको फिनॉल में से क्यूमीन बनाना है। देखो बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग समझ चुके हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियसली आंसर इंक्लूड करके रखा है। बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया था क्लासेस में भी कि भाई यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही आपका क्यूमीन होता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्यूमीन होता है। इसका जब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन करते हैं तो वो इस तरीके से आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। सिंपली आपको क्या करना है? दोनों के बीच में O को ऐड कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। यहां पर बाकी का पार्ट एज इट इज रहेगा। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब आपको इसको वीक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करना है। तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। ये पार्ट आपका जाकर के फिनॉल बना देगा और यहां पर ये पार्ट जो है वो मिल करके प्रोपेनोन या कॉमन नेम एसीटोन बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज केमिकल रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो हमको क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल बनाना है। तो देखो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दोगे तो क्या होगा? यहां से आपका HCl आउट हो जाएगा, बराबर। O Na+ बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की वापस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? इधर से NaCl आउट हो जाएगा। एक्चुअली ये H+ लिखा है बट H+ कहां से आएगा? HCl में से, बराबर। तो HCl में से जो H+ आएगा वो इसको हाइड्रोलाइज करके NaCl आउट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? फिनॉल में से, सॉरी फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलो 11 नंबर जो है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। देखो बच्चों, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इथीन का हाइड्रेशन करना है। इथीन का हाइड्रेशन करके आपको इथेनॉल बनाना है। तो यहां पर स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करना बच्चों। इथीन जो है वो आपका इस तरीके से होगा। इसके अंदर आपको H2O हाइड्रोलिसिस करना है और इथेनॉल बनाना है। ठीक है, चलो तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में यू विल बी फॉर्मिंग द कार्बोकेटाइन। 2 मिनट। स्टेप नंबर 1 में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे? तो स्टेप नंबर 1 में यहां पर जो अल्कीन मॉलिक्यूल है, नो डाउट इस रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट वन मोर टाइम, ये जो अल्कीन है
वो क्या करेगा, इधर H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। ये H प्लस भी हो सकता है, H3O प्लस भी हो सकता है, और आपका इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो उन लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर जाकर के ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और H प्लस को जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां पर इस कार्बन के साथ CH3 आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं तो आपको इजीली समझ में आए। यहां पर CH3 बन गया, और यहां से क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसके ऊपर, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बार कार्बोकेटाइन बन गया, फिर आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे कार्बोकेटाइन का। तो यहां पर आपका CH3 CH2 प्लस है, बराबर, CH3 CH2 प्लस, इसको मैं अटैक कर रहा हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बहुत आसानी से इधर इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगी। चलो मैं इधर थोड़ा सा और सिस्टमेटाइज करके लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, तो स्टेप नंबर 1 में आपका गिवन एसिड में, सपोज करो कि गिवन एसिड जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में से स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, आपका H प्लस बना और प्लस HSO4 माइनस। अब याद रखो कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड है। स्टेप नंबर 2 में जो अल्कीन है उसने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हुए उसने क्या किया, पहले इस बॉन्ड को तोड़ करके इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, इस कार्बन ने फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इधर H प्लस के साथ रिएक्ट किया और आपका CH3 CH2 प्लस बना। आई होप ये आपको समझ में आया। इस कार्बन के साथ ये H प्लस जुड़ गया, CH3 बना दिया, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर दिया वाटर ने। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। यहां पर वाटर के ऊपर आपको पता ही है कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसने अटैक कर दिया और क्या होगा, आपका इस तरीके से CH3 CH2 O H H प्लस बन गया, बराबर। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये बेस क्या करेगा, इधर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देके जाएगा। कहने का मतलब स्टेप नंबर 4 में यहां पर हाइड्रोजन अलग होके इथेनॉल बनाएगा और ये HSO4 माइनस अल्टीमेटली H2SO4 बना देगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो आपका इथेनॉल बन गया है, यहां पर आपका पास इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऐसा बोला है कि आपको बेंजीन दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है और NaOH दिया है, उसमें से फिनॉल प्रिपेयर करो। तो देखो बच्चों, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बराबर। तो यहां पर मैं बेंजीन ले रहा हूं, क्योंकि बेंजीन में से मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से मैं फिनॉल बनाऊंगा। तो इस बेंजीन का रिएक्शन मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 के साथ करवा देता हूं, तो ये जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो। यहां पर फ्यूजन है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा बेसिकली यहां का जो OH है वो इस एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो मतलब क्या होगा आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा, ठीक है। H2 ऑब्वियसली आउट होगा, ठीक है, यहां पर -H2O। अब ये एक साथ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मैंने आपको ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझाया है। तो यहां पर मैं दो NaOH को इस तरीके से अलग अलग ले रहा हूं। अब समझना बच्चों, ये Na और ये SO3Na ऑल टुगेदर बना देंगे -Na2SO3। OH और यहां पर H, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H प्लस और OH माइनस की बहुत पक्की दोस्ती होती है। ये दोनों H2 आउट करेंगे तो बचा क्या, बचा यहां पर आपका बेंजीन, उसके बाद यहां पर आपका बचा ONA सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका रिएक्शन आप लोग करवा दो HCl के साथ, प्लस HCl माइनस NaCl आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद फिनॉल। यहां पर क्या हो जाएगा आपका फिनॉल, ठीक है। तो हो गया आपका फिनॉल का प्रिपरेशन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको डिफरेंट रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने का बोला है। अलग अलग कन्वर्जन्स हैं, चलिए देखते हैं कि इन कन्वर्जन्स को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें क्या बनाना है, फिनाइल इथेनॉल 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम suitable alkene। तो हम लोग प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं क्योंकि वो हमें पता है, 1 फिनाइल इथेनॉल। हमको यहां पर ऐसा बोला है कि इसको एक सूटेबल अल्कीन में से बनाना है। तो देखो बेटा, बेंजीन रिंग का तो कोई चेंजेस होगा नहीं, यहां पर आपको अल्कीन लेना है, तो बेसिकली इसी अल्कीन की बात हो रही है। अब इस अल्कीन में से आपको यहां पर CH2OH बनाना है, दैट इज 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। तो यहां पर आपके पास एक हाइड्रोजन है और यहां पर आपके पास दो हाइड्रोजन है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां इस स्ट्रक्चर में, यहां पर लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर और राइट वाले स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर H2O ऐड हो रहा है। अब हाइड्रेशन करने के लिए दो मेथड्स हैं, एसिड कैटालाइज्ड और हाइड्रोबोरेशन। एसिड कैटालाइज्ड जो है वो मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करती है। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि OH माइनस कम कार्बन वाले के पास जाएगा, बरोबर ना। मार्कोव-निकोव क्या कहती है, यहां पर जो, अच्छा सॉरी, हाँ इथेनॉल है, यहां पर मैंने मीथेनॉल लिखा है, आई एम सॉरी, यहां पर आपका इथेनॉल दिया हुआ है, 1 फिनाइल इथेनॉल। अब बच्चों समझो, यहां पर इथेनॉल बोला है, इसका मतलब कि OH ग्रुप ऑब्वियसली 1 नंबर के कार्बन पे ही होगा। 1 फिनाइल 1 इथेनॉल का लिटरल मीनिंग यहां पर लेने का आपको, बराबर। तो आपको यहां पर CH3 और इधर OH लाना है। तो बेसिकली आप देखो तो OH जो है वो उस कार्बन पे ऐड हुआ जहां पर पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल थे, मतलब मार्कोव-निकोव रूल फॉलो हुआ है। तो मार्कोव-निकोव रूल फॉलो हुआ है तो इसका मतलब कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने समझ में आया कि भाई यहां पर 1 नंबर के अंदर अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करें, तो हमें
1 फिनाइल इथेनॉल मिल सकता है। चलिए 2 नंबर की बात करते हैं, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। 2 नंबर में हमको क्या बोला है, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग SN2 रिएक्शन। तो देखो साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये आपका साइक्लोहेक्साइल हो गया और ये आपका मीथेनॉल हो गया। इसको ऐसा बोला है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को यूज करो और रिएक्शन SN2 होनी चाहिए। तो बस इधर हम कोई भी एक हैलोजन ले लेते हैं, सपोज करो कि Cl ले लिया, इसका रिएक्शन आप लोग NaOH एक्वियस के साथ या KOH एक्वियस के साथ करवा दो। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर एक्वियस है इसीलिए सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन हो जाता। तो जो क्लोरीन है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो तो ये है आपका ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल मीथेन, ब्रोमो या क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मीथेन, और यहां पर आपके पास है साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। 3 नंबर, पेंटेन 1-ऑल बनाना है हमें। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर 1 ले लीजिए पहले। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन, यहां पर 1-ऑल। इसको किस में से प्रिपेयर करना है, तो 1 2 3 4 5 यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली बच्चों अभी जो रिएक्शन देखी वैसी की वैसी रिएक्शन होगी ना, इधर हाइड्रोजन आप खुद से बैलेंस कर सकते हो और यहां पर भी क्या होगा, NaOH एक्वियस यूज होगा, एक्वियस NaOH जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देगा, क्लोरीन जो है वो OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। डन है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, गिव 2 रिएक्शंस व्हिच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो पहले तो वो देख लेते हैं, यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, OH का रिएक्शन दैट इज फिनॉल का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें तो ये यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो इसका लिटरल मीनिंग है कि ये फिनॉल एसिडिक है। तो पहली रिएक्शन तो यही होगी। दूसरी रिएक्शन में क्योंकि ये एसिड है, ये क्या करेगा, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये रिएक्शन भी इसका एसिडिक नेचर बताती है। क्वेश्चन का ए पार्ट खत्म हुआ। दूसरे में ऐसा बोला है कि कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमने इसको क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि इथेनॉल और फिनॉल में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो है फिनॉक्साइड और इथॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो रेजोनेंस है वो इसको स्टेबलाइज करता है। फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। इथॉक्साइड में ऐसा कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इथॉक्साइड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉक्साइड इजीली फॉर्म होगा कंपेयर टू इथॉक्साइड। अगर फिनॉक्साइड ज्यादा बनेगा तो H+ भी ज्यादा बनेगा और सीधी सी बात है कि फिनॉक्साइड फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू इथेनॉल। क्लियर है? चलो हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिथॉक्सीफिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। तो अब समझना बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ले लेते हैं पहले। ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जब ये H+ को रिलीज करेगा तब इस तरीके का फिनॉक्साइड आयन आपको देखने को मिलेगा। बराबर, ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, अगर हम इसका कंपैरिजन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के साथ करवा दें
मिथॉक्सीफिनॉल के साथ। मिथॉक्सीफिनॉल, तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सॉरी ये H प्लस को लूज करेगा, तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड प्लस H प्लस। अब दोनों H प्लस रिलीज कर रहे हैं, मतलब दोनों एसिडिक तो है ही। हमें डिसाइड ये करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि नाइट्रो का नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। नाइट्रो जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके फिनॉक्साइड की अनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। फिनॉक्साइड अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मिथॉक्साइड का नेचर इसका उल्टा है, मिथॉक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मिथॉक्साइड क्या करेगा, ये जो फिनॉक्साइड बना है जिसकी इंस्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से है, उसकी इंस्टेबिलिटी को फिनॉक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और ज्यादा बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब ये लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो लेस फॉर्म होगा, H प्लस भी कम बनेगा, मतलब कि मिथॉक्सीफिनॉल लेस एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है, यहां पर मिथॉक्सीफिनॉल जो है वो लेस एसिडिक होगा। क्लियर हो रहा है। चलो, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 तक रख रहा हूं, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहा हूं।